पावर ट्रांसमिशन के बारे में आज बात हम लोग करेंगे कि शक्ति पारेषण क्या होता है। पावर ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग बात ये करेंगे कि किसी शाफ्ट से पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करना है तो उसमें किन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पावर ट्रांसमिशन होता कैसे है। पावर ट्रांसमिशन का डिफिनीशन सुन लीजिए। मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक लाने के लिए किसी न किसी रूप में पावर की आवश्यकता होती है और मशीनों को क्रियात्मक स्थिति तक ले जाने वाले जो तत्व होते हैं पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट कहलाते हैं। इन एलिमेंटों के द्वारा ही पावर को ट्रांसमिट किया जाता है और उस ट्रांसमिशन में घूर्णन ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, अर्थात एक जगह से घूर्णन ऊर्जा को दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। और जिन तत्वों के द्वारा घूर्णन ऊर्जा को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट किया जाता है उसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। और इनमें जो प्रयोग होने वाले एलिमेंट होते हैं उसी को कहते हैं एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, अर्थात पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट। तो कह सकते हैं कि मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक ले जाने के लिए किसी न किसी रूप में पावर की आवश्यकता होती है। मशीनों को क्रियात्मक स्थिति तक ले जाने वाले जो एलिमेंट होते हैं पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट कहलाते हैं, पावर ट्रांसमिशन के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों के द्वारा ही संचालित मशीनों को या चलित मशीनों से घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इन पावर ट्रांसमिशन के द्वारा ही घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये तत्व जो घूर्णन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित करने में सहायता करते हैं उसी को कहते हैं पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट। और मशीनों में इन तत्वों के द्वारा ही शक्ति को एक स्थान से पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित करना ही पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, शक्ति पारेषण, शक्ति पारेषण, शक्ति पारेषण का एक बार फिर से डिफिनीशन। मशीनों को क्रियात्मक अवस्था तक लाने के लिए किसी न किसी रूप में पावर की आवश्यकता होती है और मशीनों को क्रियात्मक स्थिति में ले जाने वाले जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट कहते हैं। और इन तत्वों के द्वारा संचालित मशीनों में जो घूर्णन ऊर्जा उत्पन्न होती है ये तत्व, ये एलिमेंट ही ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित करने में सहायता करते हैं। इन मशीनों में इन तत्वों के द्वारा पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित करना ही पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। एलिमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के तत्व शक्ति पारेषण के तत्व, शक्ति पारेषण के विभिन्न तत्व होते हैं। जैसे शक्ति को, पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे कैसे करते हैं, पुली के द्वारा दो शाफ्टों पर पुली लगा करके एक जगह से पावर को दूसरे जगह लगा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, पुली के द्वारा भी कर सकते हैं। बेल्ट के द्वारा, बेल्ट लगा करके भी पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। चेन के द्वारा, चेन लगा करके एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करते हैं। जैसे साइकिल में, मोटरसाइकिल में इत्यादि में हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं चेन लगा करके। उसके बाद है रोप के द्वारा भी पावर को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, अर्थात रोप, रस्सी लगा करके भी हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। या गियर के द्वारा भी कर सकते हैं, गियर या घर्षण के द्वारा भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये तमाम तरह की शक्ति पारेषण करने के लिए विभिन्न तरह के एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है पहला पुली ड्राइव। पुली ड्राइव, पुली ड्राइव पहला जो होता है पुली ड्राइव होता है।
पुल्ली के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करना। पुल्ली के द्वारा पावर को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, अर्थात एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए दोनों शाफ्टों के ऊपर पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और दोनों पुल्लियों के ऊपर बेल्ट लगा करके एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट किया जाता है। अर्थात पुल्ली ड्राइव में पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर जो ट्रांसमिट करते हैं, उस ट्रांसमिट करने के लिए दोनों शाफ्ट पर पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। और पुल्ली होता क्या है, एक प्रकार का वृत्ताकार पहिया होता है जिसके बीच में एक होल, शाफ्ट के व्यास का एक होल बना होता है, छिद्र बना होता है। इस छिद्र में की को लगाने के लिए, चाबी को लगाने के लिए कीवे बना होता है। यह प्रायः पुल्ली जो बनी होती है प्रायः कास्ट आयरन, ढलवा लोहे की, या विशेष परिस्थितियों में माइल्ड स्टील की भी पुल्ली बना ली जाती है, या एल्युमिनियम की भी पुल्ली बना ली जाती है, या लकड़ी, प्लास्टिक, खिलौने इत्यादि में इस तरह की भी पुल्ली बना ली जाती है। अर्थात विशेष परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह की पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से पुल्ली ड्राइव में पुल्ली का डिफिनीशन। पुल्ली ड्राइव क्या होता है, एक शाफ्ट से पावर को दूसरे शाफ्ट पर ट्रांसमिट करने के लिए पुल्ली का प्रयोग किया जाता है और दोनों शाफ्ट पर पुल्ली लगा करके उनके छोटे बड़े साइज को करके, पुल्ली को छोटा एवं बड़ा करके पावर को कम या अधिक किया जाता है। और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए दोनों पुल्लियों के ऊपर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है और बेल्ट का प्रयोग करके पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसमें अब आइए पुल्ली क्या होता है। पुल्ली जो है, पुल्ली ड्राइव में होता क्या है, पुल्ली ड्राइव में पावर को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट पर दूसरे तरह का पुल्ली और दूसरे शाफ्ट पर दूसरे तरह का पुल्ली, अर्थात भिन्न भिन्न व्यास के उसके परिधि जो होते हैं भिन्न भिन्न तरह के या एक ही तरह के, या छोटा बड़ा पुल्ली करके उसके साइज को बड़ा छोटा करके परिधि को और हम लोग लगा सकते हैं और चाल को कम या अधिक कर सकते हैं। और देखिए पुल्ली होता क्या है, पुल्ली एक माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन या एल्युमिनियम या लकड़ी का बना हुआ एक वृत्ताकार पहिया होता है जिसके बीच में होल होता है जिसको बोर के नाम से जानते हैं, और उस बोर में कीवे बना होता है जिसमें आयताकार खांचा कटा होता है जिसमें की को फंसा करके शाफ्ट से जकड़ दिया जाता है और पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। उस पुल्ली के हब या ये कह दिया जाए कि बोर एवं परिधि, अर्थात पुल्ली का जो होता है फेस, उससे दोनों को जोड़ने के लिए आर्म का प्रयोग किया जाता है। ये आर्म तीन आर्म हो सकते हैं, 4 आर्म भी हो सकते हैं या 6 आर्म भी हो सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न आर्म या भिन्न भिन्न भुजाओं वाली पुल्ली प्रयोग की जाती है। अब आइए पुल्ली के भाग, पार्ट्स ऑफ पुल्ली। पार्ट्स ऑफ पुल्ली के जो भाग क्या होते हैं, पुल्ली का जो भाग होता है, पहला होता है पुल्ली का जो भाग जिसको कहते हैं फेस, दूसरा क्या होता है, आर्म होता है, आर्म, तीसरा होता है हब, चौथा क्या होता है बोर, पांचवा क्या होता है पुल्ली का जो बोर होता है, उसके बाद पांचवा क्या होता है शोल्डर होता है, शोल्डर। इस तरह से पांचवा शोल्डर होता है। इस तरह से तमाम इसके भाग होते हैं। अब आइए फेस क्या होता है, पुल्ली का ऊपरी भाग जिस पर बेल्ट को चढ़ाया जाता है, जिस पर बेल्ट को रखा जाता है, जिसके ऊपर घर्षण होता है, उसी को कहते हैं फेस। पुल्ली का ऊपरी भाग जिसके ऊपर बेल्ट को लगाया जाता है, जिस पर बेल्ट घर्षण करता है, उसी को कहते हैं फेस। पुल्ली के फेस के ऊपर बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए पुल्ली के ये जो पुल्ली है, इस पुल्ली के सपोज करिए कि यहां हब है इस तरह का और इसमें आर्म लगा दिया गया, भुजाएं सपोज करिए। इस पुल्ली के जो फेस है, यह फेस, इस फेस के ऊपर बेल्ट को सेंटर में चलने के लिए पुल्ली के ऊपर
क्राउनिंग कर दी जाती है, अर्थात कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है, उत्तल बना दिया जाता है। पुल्ली के फेस को कुछ उत्तल बना दिया जाता है। उत्तल बनाने से होता क्या है, बेल्ट पुल्ली के ऊपर सेंटर में चलता है, जिससे बेल्ट बार बार उतरता नहीं है। पुल्ली के फेस में क्राउनिंग क्रिया, इसी क्रिया को कहते हैं पुल्ली की क्राउनिंग, अर्थात पुल्ली के फेस के ऊपर, उसके ऊपर कुछ कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है। पुल्ली के फेस के ऊपर कुछ कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है, जिससे पुल्ली के ऊपर बेल्ट उतरता नहीं है। पुल्ली के इस तरह से बने हुए भाग को कहते हैं पुल्ली की क्राउनिंग, पुल्ली की क्राउनिंग कहते हैं। पुल्ली की क्राउनिंग, पुल्ली की क्राउनिंग। अब आइए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्राउनिंग क्या होता है। पुल्ली की क्राउनिंग, पुल्ली के फेस के ऊपरी भाग को कुछ कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है, कुछ उत्तल टाइप का बना दिया जाता है, ताकि बेल्ट सेंटर में चले। पुल्ली के इसी व्यवस्था को कहते हैं पुल्ली की क्राउनिंग। अब आइए, पुल्ली का फेस वही फेस होता है, पुल्ली का ऊपरी भाग जिस पर बेल्ट स्लिप करता है, जिस पर बेल्ट चलता है, उसी को कहते हैं पुल्ली का फेस। अब आइए, हब या आर्म। आर्म क्या होता है, पुल्ली के हब एवं फेस को जोड़ने वाला जो भुजा लगी होती है, उसी को कहते हैं आर्म। पुल्ली के फेस एवं हब दोनों को जो जोड़ता है, जोड़ने के लिए जो सहारा देने का काम करता है, वही होता है आर्म। ये आर्मों की संख्या 3, 4 या 6, 8 भी हो सकती है, आवश्यकता के अनुसार ये आर्म भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं। अब आइए, पुल्ली के हब। पुल्ली के हब क्या होता है, हब, पुल्ली का हब उसके अंदर के शाफ्ट के व्यास के अनुसार, पुल्ली का जो ये हब होता है, पुल्ली के शाफ्ट के व्यास के अनुसार उसके अंदर बनाया गया सुराख पुल्ली का हब कहलाता है। पुल्ली के अंदर सुराख जो बना होता है, उसके शाफ्ट के व्यास के अनुसार बना होता है, इसी को कहते हैं पुल्ली का हब। पुल्ली के हब क्या होता है, पुल्ली के शाफ्ट के व्यास के अनुसार, पुल्ली के अंदर उसके शाफ्ट के व्यास के अनुसार जो खांचा बनाया जाता है, जो सुराख बनाया जाता है, इसी को कहते हैं हब। अब आइए, बोर। बोर क्या होता है, पुल्ली के हब में कीवे जो बना होता है, पुल्ली के हब के अंदर शाफ्ट के व्यास के अनुसार उसमें जो कीवे बना होता है, उस सबको मिला करके कहते हैं बोर, उसी को कहते हैं बोर कहते हैं। अर्थात एक बार फिर से, हब के अंदर शाफ्ट के व्यास के अनुसार जो छिद्र होता है, जिसमें कीवे बना होता है, कीवे, की माने कुंजी, वे माने रास्ता, अर्थात कुंजी को जाने के लिए जिसमें खांचा बना होता है, कीवे बना होता है, उसी को कहते हैं बोर। अब आइए, शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, शोल्डर, पुल्ली का शोल्डर। पुल्ली का शोल्डर क्या होता है, पुल्ली का फेस के ऊपर जो क्राउनिंग दी जाती है, पुल्ली के फेस के ऊपर जो क्राउनिंग दी जाती है, अर्थात पुल्ली के फेस के ऊपरी भाग जो ऊपर की तरफ कुछ उभरा हुआ बनाया जाता है और दोनों किनारों पर कुछ ढलान टाइप का बना दिया जाता है, कन्वेक्स टाइप का बना दिया जाता है। पुल्ली के इस उभरे हुए भाग को ही पुल्ली का शोल्डर कहते हैं। एक बार फिर से, पुल्ली के फेस के ऊपरी भाग पर उभरे हुए भाग को ही पुल्ली का शोल्डर कहते हैं।